नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी हाँ, मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शादमा। दर्शकों, कहते हैं कि चुप रहे ज़ुबां लेकिन ये आँखें बोलती हैं। जी हाँ, ये आँखें ही हैं जो कभी उम्मीद तो कभी नाउम्मीद, कभी खुशी तो कभी गम, हर हाल बयान कर देती हैं। सामने वाले को ज़रूरत ही नहीं होती कि हम कुछ बोलें, अगर वो हमें समझते हैं तो हमारी आँखों को वो पढ़ लेते हैं। और ना जाने कितने गीतकारों ने इन आँखों पर गीत लिखे हैं। और आप तो जानते हैं कि ईश्वर और प्रकृति का दिया हुआ सबसे खूबसूरत और नायाब तोहफा है हमारी ये आँखें। लेकिन दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारी चूक के कारण या फिर प्रकृति की वजह से ही हमारी इन आँखों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा नहीं देख पाते। ऐसे में भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा दिए गए डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते, जो उनके जीवन में अंधकार को मिटाने का काम करते हैं। जी हाँ दर्शकों, हमारे बीच आज ऐसे ही बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने न जाने कितनों की ज़िंदगी में उजाला भरा है, कितनों की ज़िंदगी से अंधियारा मिटाया है। मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन आप तो जानते हैं कि बिहार बिहान प्रतिदिन यही कोशिश करता है कि सुबह सवेरे हम आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवा सके। इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है अनमोल वचनों का, जिसमें हम शामिल करते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के वचनों को, उनके कथनों को, जिससे कि आप नई ऊर्जा से लबरेज हो सके। तो दर्शकों, आज भी बिना विलंब किए मैं करती हूं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें आज हमने पूर्व राष्ट्रपति और हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल वचन को शामिल किया है। तो आइए जानते हैं उनके विचार को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज ऐसे ही खास मेहमान हमारे बीच हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे राज्य, हमारे देश, बल्कि पूरे विश्व में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। आपको बता दूं कि आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स न्यू दिल्ली में नेत्र विज्ञान के पूर्व प्रमुख और प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही भारत सरकार के नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB के आप सलाहकार भी हैं। आरोपी यानी कि समय पूर्वता की रेटिनापैथी पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही WHO विजन प्रोग्राम 2019 का भी आप हिस्सा रह चुके हैं। जी हाँ, जिसमें कि 11 सदस्यीय विकास समूह में भारत के एकमात्र आप सदस्य थे जिन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, अपने देश का मान बढ़ाया। साथ ही वर्तमान में आप बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। और ऐसे ही न जाने कितने टाइटल्स हैं, कितने खिताब हैं, कितने कार्य हैं जो आपके नाम हैं। तो चलिए उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि इतना कुछ होने के बावजूद आपका जुड़ाव साहित्य से भी है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही विशेष मेहमान का, जो कि हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद, नेत्र रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। मैं सबसे पहले DD बिहार को इस हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और DD बिहार के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से अभिवादन एंड प्रणाम। जी बेशक, हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला और यहाँ आए। हमारा ये सौभाग्य कि आपसे बातें करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जाननी है। इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों को आप डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद से मिलवाऊँ, मैं चाहूँगी कि उन्हें मैं सिर्फ राजवर्धन आज़ाद से मिलवाऊँ। यानी कि जब आप डॉक्टर नहीं बने थे, जब आप प्रोफेसर नहीं थे, सिर्फ आपका बचपन आपके साथ था, जिम्मेदारियों से मुक्त थे। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को नहीं, मैं राजवर्धन आज़ाद को जानना चाहूँगी कि कैसा था आपका बचपन। आपने कहा कि जिम्मेदारियों से मुक्त थे। हाँ, ये किसी हद तक सही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब आप बढ़ते रहते हैं, बचपन से आगे जाते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे आचरण को बनाएं और आप समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें।
तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छा करें। मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा, बेटा क्लास में फर्स्ट करो। तो एक वो मेरे दिमाग में हमेशा काम करता था कि ऊपर जाओ, बोलते थे कि टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। लेकिन उस समय में बहुत पहाड़ लगता था कितना बड़ा पहाड़ है, पिताजी कह रहे हैं कि टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। तो फिर भी जो उन्होंने कहा हम लोगों ने उसको उनके कहे पर हम लोग चले। जहाँ तक मेरे बचपन की बात है तो मेरे पिताजी, जैसे आपने कहा, वो समाज सेवी थे। पहले मैं कहूँगा समाज सेवी, और उसके बाद मैं कहूँगा राजनीतिज्ञ, क्योंकि वो बिल्कुल राजनीतिज्ञ नहीं थे। जो राजनीति का जो अर्थ अब लग रहा है वो वैसे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने लड़ाई की थी और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जितना भी था सब कुछ, 12 साल की 13 साल की उम्र में वो स्वतंत्रता संग्राम में चले गए, और इस तरह का वो उनका वो था। और उनके पिताजी जो थे वो किसान थे। तो बेसिकली प्राइमरली हम लोग मूलतः जो है हम लोग किसान, मेरे पिताजी के मतलब पिताजी के पिताजी किसान थे, और पहली पीढ़ी वो चूँकि स्वतंत्रता संग्राम में थे और उनको मौका मिला राजनीति में आने का, तो वो राजनीति में आए हैं। तो उस समय में हमारे जो नाना थे तो वो थे बिहार जुडिशियल सर्विस में। तो वो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, और जमशेदपुर से उनकी पहली पोस्टिंग मेरे नाना की वहीं थी। तो जमशेदपुर से हम लोग निकले, नाना की पोस्टिंग हो गई हाजीपुर में, फिर हम लोग हाजीपुर चले गए। हाजीपुर से निकले पहुंच गए मुंगेर, मुंगेर से निकले पहुंच गए पूर्णिया, पूर्णिया से निकले गया, गया से निकले पटना। तो ये इतने जगह में हमारी स्कूली शिक्षा हुई। मैंने पीढ़ा वाले स्कूल में भी पढ़ा है, और मैं आपको एक बहुत रोचक बात आपको बताता हूँ। मैंने 6ठी क्लास तक संस्कृत और हिंदी पढ़ा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। 6ठे क्लास में जो है ट्रांसलेशन था अंग्रेजी का हिंदी का अंग्रेजी में, तो मैंने तो पढ़ाई की थी, क्योंकि शुरू से ही मेरा ध्यान रहता था पढ़ने में और काम करने में। तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था जो मेरे बगल में बैठा था, तो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन का था। तो मैंने अपना जो आंसर शीट था भर दिया। वो लड़के, मेरा जो फ्रेंड था, वो हमसे पूछता था वो, तो मैंने उसको जो है बताया, मैंने उसको भी बताया जी। और बताने के बाद वो भी पास कर गया। तो उसको बहुत खुशी हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जो पढ़ाई की तो वो जो है शुद्ध बिहारी माहौल में हमने अपनी पढ़ाई की। दिल्ली पटना आए तो पटना के बाद पटना कॉलेज स्कूल में गए, और वहाँ से हम निकले तो साइंस कॉलेज गए, साइंस कॉलेज से निकले तो मेडिकल कॉलेज गए, और मेडिकल कॉलेज के बाद हम दिल्ली चले गए। तो यही एक हमारा जो ये, आप ये बोलिए कि सफर रहा, शिक्षाटन बोलिए इसको, पर्यटन मत बोलिए इसको, मैं बोलूँगा कि ये शिक्षाटन था जी। तो इस तरह से ये सब जगह आते आते पटना आए, पटने में किया, और उसके बाद दिल्ली चले गए। वहाँ गए तो बहुत असमानताएं थी वहाँ पे, और तुम बिहार से आए हो। हालांकि मेरे पिताजी जो है वो मतलब संसद सदस्य थे, बीच में मंत्री भी रहे जी। लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी ने कभी मतलब हस्तक्षेप नहीं किया। किसी को ये नहीं कहा कि ये मेरा लड़का है, मैंने नहीं कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, बल्कि लोग पूछते थे कि भाई कौन है क्या है, तो बल्कि हम उसको छिपाते थे। और आज भी आप छिपा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ कि आप सुपुत्र हैं श्री भागवत झा आज़ाद जी के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार थे और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रह चुके हैं। और साथ ही आप बड़े भाई हैं जाने माने खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी कृति आज़ाद साहब के। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, अमूमन यही देखा जाता है कि राजनीति में अगर कोई है, आपके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में जब आपने चुनाव किया कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो राहें कितनी आसान थी और आपने राजनीति से अलग जो राह चुनी उसमें आपने बेशक सफलता के परचम लहराए हैं, लेकिन क्या शुरुआती दौर भी इतना आसान था या फिर वहाँ कुछ चीज़ें थीं जिसे आपको बदलना था?
ऐसा है कि मेरे पिताजी ने हमें कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वो बोलते हैं ना, लीक लीक गाड़ी चले कायर और कपूत, बिना लीक के तीन चले सायर सिंह सपूत। क्या बात है। तो मेरे पिताजी तो शेर थे सिंह। आप शायद लोगों को पता होगा, बिहार के जितने दर्शक हैं या बिहार के जितनी जनता है, सबको पता है उनके बारे में, वो किस तरह के इंसान थे और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई राजनीति में। और शायर सिंह सपूत, तो मैं खुद तो अपने को सपूत नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब रहा। तो नहीं, बिल्कुल आप सपूत हैं, और सिर्फ उन्हीं के नहीं, बिहार के, हमारे देश के सपूत हैं, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया, विश्व पटल पर भारत का नाम रेखांकित किया। तो ये जो है, उन्होंने जो है, पिताजी ने हम लोगों को कहा नहीं कि तुम मेरे रास्ते पर चलो। कहीं ना कहीं वो भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित थे वो। बल्कि उन्होंने किताब लिखी है जो अब निकलने वाला है, मैंने राजकमल प्रकाशन को दिया है। वो किताब का शीर्षक है मृत्युंजयी। तो मृत्युंजयी में काफ़ी सारी बातें हैं भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव। उन्होंने कहा था कि मेरे रास्ते पर मत चलो, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपको कर्म करने के लिए मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हो सकता है मेरे रास्ते पर आप चलोगे तो हो सकता है आपको कठिनाइयाँ आएंगी, आप अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूँगा। कुछ दिन के बाद जो है वो मैं तो चला जाऊँगा, तो आपको खुद ही अपने पाँव पर खड़ा रहना है और अपनी रोशनी जो है खुद ही देनी है। तो वो भगवान बुद्ध से प्रभावित थे और उन्होंने यही कहा था हम लोगों को। और हम लोग जो हैं, आपने एक मेरे और भाई हैं यशोवर्धन आज़ाद, जो कि IPS हैं और IB के स्पेशल डायरेक्टर थे, जो बीच वाले मेरे भाई हैं वो। और वो जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर भी थे, तो अब रिटायर्ड हैं वो। और ऑफ कोर्स आपने जो कहा, कीर्ति आज़ाद, चूँकि खेल जगत से लोगों को बड़ी रुचि है और उसमें भी क्रिकेट। तो क्रिकेट तो हमारा जो है राष्ट्रीय खेल है, हालांकि होना चाहिए फुटबॉल या नहीं तो हॉकी, बट अभी तो यही है, क्रिकेट ही है। लोगों की सर दीवानी अभी भी क्रेज है क्रिकेट का बिल्कुल। लोगों का। हाँ, तो वो तो यही है हम लोगों का। और हम लोग मतलब मैं तो आपको यही कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या बनूँगा क्या नहीं बनूँगा। कहने का मतलब बनने से ये तो मुझे था कि भाई काम करना है। जो आप बोले ना कि कौन सी बात थी या कौन सा मतलब आपके सामने में लक्ष्य था, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि काम करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का मतलब यह है कि आप काम करते रहो, फल मिलता रहो। और एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी में यही हुआ। मैं आपको कहता हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली एम्स में गया। कई बार मुझे ये सुनना पड़ा, ओ डॉक्टर आज़ाद हैज़ कम फ्रॉम बिहार, सो ही यूज टू आफ्टरनून सिएस्ता, कि इनको जो है मतलब 2 बजे के बाद सोना इनके लिए ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी बातें वहाँ हुई। लेकिन मैं आपको आज भी कहूँगा कि एम्स में मैंने जो काम किया, और उससे जो है जितने तबके के लोग थे, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो अटेंडेंट हों, चाहे वो यूनियन के आदमी हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मरीज हों, सब कोई जो है वो संतुष्ट थे और सब कोई हमारे प्यारे थे और हम उनके प्यारे थे और आज भी हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी हमने जाना, आपने बताया था कि एम्स दिल्ली में आप कार्यरत थे, वहाँ तक हमने जाना। उसके आगे का सफ़र आपका कैसा रहा और कैसे आपने दिल्ली से निकलकर पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। और मैं तो ईमानदारी से बोलूँगा मैं जी। मैं एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एम्स में जो लोग कार्यरत हैं तो उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। अभी बहुत सारे एम्स खुले हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो संस्कृति वहाँ पे है वो दूसरी जगह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ पे। और उसके वजह से जो लोग अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तो
तो जो लोग अच्छे हैं तो उन लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी नाम कमाया, और मैं उसमें से एक हूँ। और मैं एक बात और आपको कह दूँ कि अगर 100 लोग हैं वहाँ पे, तो 10 लोग ही ऐसे होते हैं वहाँ जो कि जिन्होंने कि पूरे विश्व में जो हमारी चिकित्सा जगत में जो प्रगति हुई है उसके बारे में उन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया। तो जहाँ तक इसकी बात है, तो मैंने जो है वो, मेरे पास मरीज आते थे, मैंने पाकिस्तान के 2 बच्चों का इलाज किया, आँखों का, अखबार में निकला। अधिकतर जो पत्रकार लोग होते हैं वो डॉक्टर लोगों का कम निकालते हैं, अखबार में कम निकलता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा भाग्यवान था जिसके वजह से मतलब और ख़ास करके पाकिस्तान के अगर कोई लोग आएँ और इलाज कराएं तो बहुत बड़ी बात है। तो अखबार में, दिल्ली के अखबारों में निकला था। मैंने फिलीपींस के 2 बच्चों का ऑपरेशन किया, मैंने सिंगापुर के बच्चों का ऑपरेशन किया। सिंगापुर का बच्चा, अभी मैं जाता हूँ सिंगापुर में, मेरी बेटी है, वहाँ जाता हूँ तो वो मैं मिलता हूँ बच्चों से। तो जो इस तरह का धीरे धीरे अन्य देशों में मेरा नाम हुआ। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मैं जब वहाँ यूएस में था तो वहाँ मैं विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में, WHO विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में गया था। मैं 4 सेंटर गया था, लॉस एंजल्स में और इसमें डेट्रॉइट में और डैलास में, और एक जगह मैं और गया था, सैन फ्रांसिस्को गया था मैं। तो जब मैं डेट्रॉइट में गया था, वहाँ पर ये जो बच्चों का इलाज होता है बच्चों का, तो उसके वहाँ पे बहुत बड़े, अब तो बेचारे मतलब उनकी उम्र हो गई, तो वो थे हमारे मेंटोर थे। तो वो मरीज़ देख रहे थे, मैं भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस कमरे में मरीज़ देख लो। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ एक लेडी थी, वो बैठी थी, मैंने उनको देखा, तो वो बोली कि यू आर फ्रॉम विच कंट्री? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो वो बोली कि जो है बट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो हम तो ऐसा ही बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि, मैंने कहा आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को छोड़ करके और दूसरी जगह से जितने लोग आते हैं वो लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप जो है, आप बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, क्योंकि आपने इतने कम समय में मेरे बारे में, मेरे मतलब बीमारी के बारे में सारी बातें आपने पूछ ली। तो इस तरह से करके, और हमारे जो मेंटोर थे तो उन्होंने फिर बाद में आए वो, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ट्रेनी नहीं है, ये यहाँ पर आए हैं, ये हमारे कलीग हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरह से धीरे धीरे करते करते मैं जो है वो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, और वो बात ये है कि आजकल भारत और चीन की नोक झोंक चलते रहती है वो चलते रहती है। तो उसमें कभी भारत ऊपर, कभी चीन ऊपर। मेरा क्या था कि हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो पूरे इंडिया में, देखिए थोड़ा सा जीन में लीडरशिप तो आएगा ही ना जी। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने आई स्पेशलिस्ट हैं, 25,000 हैं, सबका मैं प्रेसिडेंट था। मैं जो है उसका सेक्रेटरी था 6 साल तक। उसके बाद जो है, जो आप विश्व के बारे में बता रहे हैं, हमारे एशिया पैसिफिक हमारी एक संस्था है, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, उसमें 21 कंट्री है। उस 21 कंट्री का मैं प्रेसिडेंट था, और मैंने चीन को हराया था। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो चीन से थे, तो मैंने उनको हराया। तो शायद एकेडमिक वर्ल्ड में ये ऐसा पहला ये होगा, उदाहरण होगा कि हमने वहाँ पे उसको, चीन को हराया। 21 कंट्री है और मैं 21 कंट्री में गया हूँ। क्या बात मैं है। आपको एक बार और बताऊं कि विश्व का कोई देश नहीं होगा जहां मैंने भाषण नहीं दिया होगा, और भाषण, ये राजनीतिक भाषण नहीं, मैंने अपने विषय से संबंधित जितनी भी, खास करके रेटिना से संबंधित सब जगह आप ले लीजिए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मैंने बताया। तो कुछ ईश्वर का कुछ ऐसा था, कुछ जो ईश्वर कहें, अल्लाह कहें उसको, जीसस कहें उसको, गुरु नानक कहें, तो वो उसका था बस, और कुछ नहीं। बेशक। और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जब आप बाहर अपना भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में एक बात साफ तौर पर देखी जा सकती थी, वो ये थी कि आपने
अपनी बातें तो कहीं ही, लेकिन देश प्रेम की जो भावना है वो वहाँ भी पीछे नहीं रहती है और आप वहाँ के लोगों को अपने देश बुलाते हैं और बोलते हैं कि आइए हमारा भारत देखिए, हमारे हिंदुस्तान आइए, वसुदैव कुटुंबकम की जो बातें हैं वो भी आप वहाँ पर करते हैं। एक बड़ा नाम, बड़ी जिम्मेदारी, विश्व पटल पर आपका नाम, विश्व पटल पर आपकी सक्सेस का जो पताका है वो लहरा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी जवाबदेही भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कितनी बहुत सारी ऐसी आंखें हैं जो उम्मीद भरी नज़रों से आपको देख रही हैं इस वक्त, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो चिकित्सा जगत हो। तो वर्तमान में और फ्यूचर की क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी वैसे लोगों के लिए? ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी बैठा नहीं। मैंने आज ख़त्म किया और सुबह शुरू कर दिया, और जब सुबह ख़त्म किया तो दोपहर शुरू कर दिया। तो वो निरंतर चलता रहता है। और आप भविष्य के बारे में बता रहे हैं, तो जहाँ तक भविष्य की बात है तो मैं उसी को कायम रखना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप रिटायर हो गए, मैंने कहा रिटायर में नहीं होऊंगा। मैंने कहा मेरे जो हैं आदर्श वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी जो है, उनकी जो मौत हुई वो भाषण देते देते, लेक्चर देते देते हुई, तो मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ। क्या बात है। और मैं उसी रास्ते पे जो है चल करके सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ तक भविष्य की योजना है तो मैंने अब आप बात बोल रहे हैं इसकी, मैंने समाज सेवा, देखिए जो हमारा ये नेत्र का जो विषय है इसमें बहुत समाज सेवा है जी। आप किसी भी इंसान को अगर रोशनी देते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो कितनी बड़ी बात है। आप उसको देते हैं कि वो दुनिया देख सके, वो लोगों को पहचान सके, अपने बच्चे को देखे, अपने माँ बाप को देखे, और जितने लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनको वो देख सके। तो इसमें जो है बहुत बड़ा चैरिटी का एलिमेंट है। मैंने जो है दिल्ली के आसपास मैंने हज़ारों मरीजों का ऑपरेशन किया होगा। दिल्ली के 80 किलोमीटर में हम लोगों का चलता था नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल, जिसका आपने बताया मैं एडवाइज़र था भारत सरकार में। तो उसका हम लोगों ने कैंप किया दिल्ली के आसपास। मेरे दिल में यही कचोटता था हमेशा कि ये मैं दिल्ली के आसपास काम करता हूँ, हमारे बिहार का क्या होगा। और उस संदर्भ में मैं अपने, उस समय बिहार यूनाइटेड बिहार था, अब तो खैर झारखंड और बिहार अलग हो गया। और उस समय में जो हमारे पिताजी का जो जहाँ पितरी हमारा घर है, वहाँ पर एक ईस्टर्न कोलफील्ड हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं कैंप करता हूँ, आज भी कैंप करता हूँ वहाँ पे। वहाँ जा कर के लोगों को एक कैंप में करीब 2000, 3000, 4000 लोगों को देखता हूँ मैं, उनको चश्मा देता हूँ, उनको दवाई देता हूँ, और मैं लोगों का ऑपरेशन करता हूँ, लोगों से करवाता हूँ। अभी भी वो सारा ऑपरेशन चल रहा है। तो एक तो हमारा ये है, और दूसरा मैंने अपने रिसर्च को अभी तक नहीं रोका है। मैं यहाँ पे जो RIO है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में, इन लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिलवाया है। मैं एडवाइज़र हूँ उस प्रोजेक्ट में। मैंने एक DST का प्रोजेक्ट करीब 12 करोड़ का प्रोजेक्ट दिलाया इनको। मैंने एक और प्रोजेक्ट दिलाया है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक विश्व में एक नया शोध होगा, वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ICMR का है, वो भी जो है करीब 2-2.25 करोड़ का। कहने का मेरा मतलब ये है। और अभी ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उस सेवा आयोग में भी मैं इस तरह का मैंने बनाया है वहाँ पे ये कार्यक्रम, और इस तरह का मैंने सिस्टम बनाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कोई भी लड़का आए, हम मेरे नाम से डायरेक्ट आता है, कंप्लेंट्स आते हैं मेरे पास में चिट्ठियाँ आती हैं, मैं सबका त्रिसदस्यीय समिति से या हम अपने सदस्य से उसको एग्जामिन कराता हूँ। कल भी मेरी बैठक थी, 3 घंटे बैठ करके मैंने सारा जितना भी था वो कंप्लेंट सारा मैंने देखा है, और जो उसमें वैलिड है और जो जिसका कि तथ्य है जिसमें, उसको हम लोग देखते हैं और उसको सुधार भी करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास यही रहता है कि समाज का कोई भी तबका हो, चाहे चिकित्सा जगत से हो, चाहे वो शिक्षा जगत से हो, चाहे वो सामाजिक सेवा जगत से हो, कहीं पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। यही मेरा भविष्य का हमारा प्लान है।
क्या बात है। और हम भी यही आशा करते हैं कि हर आंखों की जो उम्मीद आपसे लगी है वो उम्मीद पूरी हो। फिलहाल यहाँ पर एक जगत हमारा छूट गया और वो है साहित्य जगत, जिसमें आपकी गहरी रुचि है और आपकी 2 किताबें हैं। एक तो है किताब आपकी के नीम का शहद और दूसरी किताब का नाम है आपके सोने के हाथ। तो जानना चाहेंगे कि साहित्य से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ, और इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप समय कैसे निकाल पाते हैं? एक बात जो आपने कही ना कि बिजी शेड्यूल, तो मेरा ये मानना है कि जो इंसान ये कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं है। पूछेंगे कहाँ है साहब, तो साहब जो है वो पूजा पर बैठे हैं। साहब कहाँ हैं, तो वो बाथरूम में हैं। या साहब कहाँ हैं, तो बहुत बिजी हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं इस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो आदमी व्यस्त रहता है उसी के पास वक्त होता है। बेशक। जो व्यस्त है उसके पास वक्त है, जो व्यस्त नहीं है उसके पास वक्त नहीं है। तो मेरा इससे आशय ये है कि मैं जितनी कविताएं लिखता हूँ, मैं तो पहले जब, अभी तो चूँकि कोविड हो गया 2 साल से, तो मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय मेरा यात्रा है, जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, उतना नहीं है। अब फिर शुरू होगा तो मैं फ़्लाइट में बैठे लिखता हूँ। मैंने अंग्रेजी में पोएम लिखे हैं, उसको पब्लिश कराने वाला हूँ, और वो है। फिर हिंदी का भी पोएम लिखता हूँ, और मैं जब घर में बैठता हूँ, जब फुर्सत का वक्त होता है, उस समय मैं लिख लेता हूँ। देखिए, ऐसा है कि साहित्य जो है ना, वो तो आपके आसपास पड़ा हुआ है। ये जो पौधा है इसमें साहित्य है, जो ये टेबल है उसमें साहित्य है। तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे उसको परिलक्षित करते हैं, कैसे उसको ये देखते हैं आप, ये है। और जो आपने किताब की चर्चा की, सोने का हाथ, और एक हमने मेरी कविता संग्रह है नीम का शहद। तो सोने का हाथ तो ये है कि ये मूलतः ये चीज़ जो है, वो पुस्तक जो है, वो हमारी जो चिकित्सा जगत में जो यात्रा है उसके बारे में है। वो छोटा, ये जो सोने का हाथ का जो मैंने शीर्षक रखा है, उसके बारे में छोटा सा आपको वो बताऊंगा, छोटी जो घटना हुई इस हाथ में, और इसलिए मैंने इसका सोने का हाथ उस पुस्तक का नाम रखा। मैं कुवैत में था, तो मेरी पोस्टिंग कुवैत में हुई थी। यहाँ से मैं गया था वहाँ पे आई डिपार्टमेंट में रेटिना जो स्पेशलिटी है उसको डेवलप करने के लिए मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे मरीज आए थे, वो एक कुवैती मरीज़ थे, और वो कुवैती लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा काम सबसे पहले हो जाए। तो एक भावना होती है कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं तो मेरा काम पहले हो। तो वो जो है वो आए मेरे पास, मैंने उनको देखा। देखने के बाद मैंने कहा आपको तो ये रेटिनल डिटैचमेंट है और इसका ऑपरेशन होना है। तो मैंने उसको, नर्स थी वहाँ पे, वो भी जनरली केरला की नर्सेज होती हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं जा रहा हूँ, घर मेरा बगल में था, मैं जा रहा हूँ, खाना वाना खा के मैं आ जाऊँगा। इस बीच में वो जो मरीज़ थे उन्होंने नर्स से पूछा कि ये कौन है, क्या डॉक्टर है, कैसे है। और मैं ये 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20-22 नहीं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसमें आप सोच रहे होंगे कि मैं भी उस समय मतलब यंग था, तो उसको लगा कि भाई ये इतने यंग डॉक्टर है। हालांकि मैं प्रोफेसर था, मैं 38 साल में प्रोफेसर बन गया एम्स में। तो वो उसको लगा, तो उसने खोज खबर किया और उसने फिर वहाँ पर फ़ोन मिलाया, वहाँ पे लोकल एक कुवैती डॉक्टर थे उनको कि भाई मैं आपसे ऑपरेशन कराना चाहता हूँ। उसने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, ऑपरेशन वही करेगा, क्योंकि वही करने वाला है। हम लोग उसको दिल्ली से बुलाएं इसी के लिए कि वो रेटिना का ऑपरेशन करे। हार दार करके उन्होंने ऑपरेशन कराया, मैंने ऑपरेशन कर दिया उनका। दूसरे दिन आए, पहले दिन तो उनका चेहरा बड़ा नाखुश था और बहुत खिंचा हुआ था। दूसरे दिन आए तो थोड़े संतुष्ट दिखे, तो पूरे तो नहीं, थोड़े दिखे। 8 दिन बाद बुलाया तो पूरे संतुष्ट दिखे वो। तो उसके बाद जो है मैंने उसको देखा वेखा, मैंने उनसे कहा कि आपका रेटिना पर्दा बैठ गया है, आपकी रोशनी भी बढ़ गई है और आपका सब कुछ ठीक हो गया है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर कैन आई से समथिंग। मैंने कहा बिल्कुल बोलिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका जो है हाथ जो है ना, वो यू हैव अ गोल्डन हैंड। क्या बात है। तो मैंने कहा गोल्डन हैंड मेरा नहीं है, गोल्डन हैंड अल्लाह का है, वही देता है वही करता है, अच्छा उसका बुरा उसका। जी बेशक, इसलिए इसका शीर्षक। जिस चीज़ के लिए आपके अंदर रुचि है उसके लिए तो आपको समय खुद ब खुद निकालना ही पड़ेगा।
आपकी किताबों का भी जिक्र किया, फिलहाल चाहेंगे कि आपकी लिखी कोई कविता आप हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो मैं सुनाता हूँ। स्वागत है सर आपका। मैं जो कविता लिखता हूँ तो मूलतः वो जो हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में लिखता हूँ। उसमें थोड़ी राजनीति होती है, थोड़ा समाज सेवा होता है, जी। थोड़ा आत्मग्लानि होती है, थोड़ा आत्मविवेचन होता है। और जो हमारे जो रोज़ाना की घटनाएं होती हैं उसमें जो कुछ परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उनके बारे में ही हमारी कविताओं में होता है। जी। और इससे ज़्यादा जो ज़िंदगी का सच है, जो ईमानदारी है, तो वो भी थोड़ी बहुत आपको मेरी कविता में मिलेगी। मैं आपको एक कविता, ज़िंदगी से जुड़ी कविता सुनाता हूँ। जी। उसका शीर्षक है ज़िंदगी पड़ाव है। क्या बात। ज़िंदगी पड़ाव है मीठा। देखिएगा हर इसका, मैं असल में जो लिखता हूँ तो वो बहुत बड़ी कविता नहीं लिखता हूँ, छोटी छोटी कविता लिखता हूँ। क्योंकि देखिए जो शब्द ओम है ना, ओम तो 2 इससे बना हुआ ओम है जी। या 2.5 से बना हुआ है। तो ओम में जितनी ताकत है उतना ताकत आप 10 पंक्ति बोल जाइए तो वो है। तो इसलिए मेरा ये रहता है। तो मैं आपको सुनाता हूँ ज़िंदगी पड़ाव है। मीठा जहर सा, मीठा, देखिए इसमें थोड़ा विरोधाभास है। जी। मीठा जहर सा, दांत खट्टा सा, मिर्चा तीखा सा, नमक मोटा सा। क्या बात है। मीठा जहर सा, दांत खट्टा सा, मिर्चा तीखा सा, नमक मोटा सा। जिंदगी पड़ाव है, बेहद हाँ। शानदार आपने इसका टाइटल भी रखा है। अभी मैं बताता हूँ आपको। जी। थोड़ा वो खिसक गया वो। कोई बात नहीं सर। और साहित्य से जो सर का लगाव है ना दर्शकों, इसे हम कह सकते हैं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने जो समय निकाला और अपने आसपास की घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने जो लिखा है उसे हम सुनते हैं। बेशक। ये मैंने कहा मीठा जहर सा, दांत खट्टा सा, मिर्चा तीखा सा, नमक मोटा सा, कभी उबड़ खाबड़ कभी सपाट, चले जिंदगी संग हम सभी। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों की आहट, दौड़े सरपट, माँ की टिफिन बनती झटपट, माँ बाप की दीक्षा, कॉलेज की शिक्षा, चाकरी की खोज में हर रोज समीक्षा। क्या बात है। अनंत की खोज में स्वयं के ब्रह्मभोज में, सुख की तलाश में पीढ़ियों के तेज में, जिंदगी पड़ाव है। जिंदगी पड़ाव है, यादगार सफर है, पूरे आयुष का, मतलब बीता हुआ कल, पूरे आयुष का सुंदर शहर है। क्या बात है। जिस तरह से आपने कहा कि ज़िंदगी यादों का सफ़र है, बेशक आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे आज के एपिसोड को आपने यादगार बना दिया। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की। तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और दूरदर्शन के जितने अधिकारी हैं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और सबको मेरा प्रणाम। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिनकी कहानी को जानने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि कभी भी सफलता मिल जाए तो कभी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक, हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक और विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएं। नोट करें हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 801। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।